Hello everyone, welcome to Economics. In this video, we will be discussing about the fourth year curriculum of this new National Education Policy. ठीक है? So National Education Policy जो 2020 में आया, उसमें फोर्थ ईयर का प्रोविजन था. तो हम लोग आज बेसिकली उसी पे बात करेंगे कि फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या है और क्या करना चाहिए. इवन मैं ये भी सजेशंस दूंगा कि आपको पूरे साल कैसे प्रोसीड करना चाहिए. ठीक है. सो पहले हम लोग बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्या चीजें वर्क करने वाली है. सो देखो, जैसे कि दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे. एक स्टूडेंट्स होंगे ऑनर्स वाले, ठीक है. दूसरे होंगे प्रोग्राम वाले. इन प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी भी. ठीक है. सो अब देखो, ऑनर्स करोगे 3 साल. ये कब है? 3 इयर्स में. 3 इयर्स कुछ लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. मतलब एनईपी का जो पहला बैच था, इस न्यू वाली एनईपी का, उसने 3 साल कंप्लीट कर लिया है. और अभी कुछ लोगों ने फोर्थ ईयर में जाने का सोचा होगा और कुछ लोगों ने पीजी में एडमिशन ले लिया होगा, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लिया होगा किसी यूनिवर्सिटी में. ठीक है. सो अब हम देखते हैं कि ऑनर्स और प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो रहे हैं. सो ऑनर्स के बाद आपके पास दो चॉइसेस हैं. चॉइस नंबर 1, या तो आप यहां से कॉलेज छोड़ दो. ठीक है. दूसरा है कॉलेज में रुको. कॉलेज छोड़ते हो तो एक चीज है, आप 3 ईयर की डिग्री लेकर निकल रहे हो. ठीक है. और दूसरे केस में क्या है, आप कॉलेज में रुक रहे हो फोर्थ ईयर के लिए. ठीक है. अब थर्ड ईयर की डिग्री लेकर आप, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर निकलते हो, देयर माइट बी द केसेस दैट यू आर टेकिंग एडमिशन इन योर पीजी. ठीक है. मास्टर्स में एडमिशन आपने लिया. सेकेंड इज, अगर आपने एडमिशन कहीं नहीं लिया, सो इसको बोलेंगे हम ड्रॉप. अब मान लो अगर आप ड्रॉप करते हो तो आपके पास 10 इयर्स मिलेंगे. किसके लिए? फोर्थ ईयर कंप्लीट करने के लिए. फोर्थ ईयर करने के लिए आपको 10 इयर्स का टाइम मिलेगा. इस जैसे आज आपने थर्ड ईयर कंप्लीट किया 2025 में, सो 2035 से पहले आपको फोर्थ ईयर कंप्लीट कर लेना होगा, अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर फोर्थ ईयर में करूँ तो. ठीक. इसके अलावा अगर आप पीजी में एडमिशन लेते हैं तो आपके दो चॉइसेस हैं. एक चॉइस है आप फर्स्ट ईयर में ड्रॉप कर लो. सेकेंड चॉइस है सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लो. जब सेकेंड ईयर कंप्लीट करोगे तो आपको पीजी की डिग्री मिलेगी. ये नॉर्मल रूट हो गया. सेकेंड, अगर आप फर्स्ट ईयर में ड्रॉप करते हो, फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप करते हो, सो यू गेट पीजी डिप्लोमा. क्या मिलेगा आपको? पीजी डिप्लोमा मिलेगा. 2 साल का कंप्लीट करते हो तो आपको पीजी की पूरी डिग्री मिलेगी. अभी इस पे बात नहीं हुआ है कि अगर आप 1 साल के बाद ड्रॉप करके निकलते हो तो आप कितने टाइम तक सेकेंड ईयर कंप्लीट कर सकते हो. आई थिंक वो नेक्स्ट ईयर आएगा जब आप लोग इस तरह के बैच में जाते हो, फोर्थ ईयर करने के बाद पीजी डिप्लोमा करते हो, या अभी वाले जो बैच हैं, जो एनईपी वाले बैच है, उनका पीजी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद उनके लिए शायद चॉइसेस इसी ड्यूरेशन में डिसाइड होंगी, यूनिवर्सिटीज की तरफ से, यूजीसी की तरफ से. सो एक करिकुलम का चीजें होगी. अगर मान लो आप फोर्थ ईयर करते हो, ओके, सो फोर्थ ईयर करते हो तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो? दो चॉइसेस हैं पीजी करने के. आप क्या कर सकते हो? पीजी 1 ईयर का कर सकते हो. दूसरा है आप पीजी 2 ईयर का भी कर सकते हो. अगर आप पीजी 2 इयर्स का करते हो, दैट मीन्स आपने फोर्थ ईयर करने के बाद 2 इयर्स का किया. यहाँ पे 3 ईयर की डिग्री पे आपको क्या मिला? ऑनर्स की डिग्री मिली थी. फोर्थ ईयर की डिग्री आपकी जो थी वो ऑनर्स विथ रिसर्च कहलाएगी. या अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट की जगह कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट लेते हो, मतलब रिसर्च पेपर की जगह
एकेडमिक प्रोजेक्ट लेते हो या एंटरप्रेन्योरशिप करते हो, इन दैट केस यू विल गेट द डिग्री ऑफ ऑनर्स विथ एंटरप्रेन्योरशिप और ऑनर्स विथ एकेडमिक रिसर्च और एकेडमिक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। सो नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर्स वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर रिसर्च पेपर्स, क्योंकि इसमें आप अगर हायर स्टडीज के लिए जाते हो, एकेडमिक डोमेन में रुकते हो, सो रिसर्च विल बी यूजफुल फॉर यू। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आप। अब मान लो अगर फोर्थ ईयर वाले कहते हैं, तो फोर्थ ईयर पे अभी भी क्लैरिटी उस तरह से नहीं आई है। फोर्थ ईयर में भी दो केसेस हैं। एक तो है सिर्फ आप क्या करते हो, कोर्सेस लेते हो, इन दैट केस यू गेट ऑनर्स डिग्री। एक जो है आप क्या करते हो, फोर्थ ईयर में रिसर्च करते हो। अगर रिसर्च करते हो, ये फोर्थ ईयर की बात हो रही है दोनों केसेस में, अगर आप रिसर्च करते हो, इन दैट केस यू गेट बीए मल्टीडिसिप्लिनरी विथ रिसर्च। ठीक है, इसमें निकलता है आपका डिग्री जो मिलेगा ग्रेजुएशन का, दैट विल बी विथ रिसर्च। 3 ईयर पे अगर आप निकलते हो तो आपको ऑनर्स की डिग्री नहीं मिलेगी। 4th ईयर अगर आप करते हो तो ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। सो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज विल प्रीफर दिस। ये बहुत कम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट होता है प्रोग्राम का, उसके लिए टीचर्स अलग से असाइंड नहीं होते, उनका कोई एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट नहीं होता। तो रिसर्च के लिए कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अपने टीचर्स दे, ये पॉसिबल रेयरली होगा। समझ रहे हो? इसलिए जो बीए प्रोग्राम या बीएससी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं या बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए रिसर्च वाली डिग्री बहुत रेयर चांसेस हो सकते। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव नाउ। अगर आप 3 साल की डिग्री लेकर निकलते हो, सो यू गेट 5.5 एकेडमिक क्रेडिट्स। अगर आप 4th ईयर करते हो, देन यू गेट 6 क्रेडिट्स। ठीक है, यहाँ पे 5.5 मिला, 6th ईयर की आपने 6 मिला, 0.5 का एडिशन हुआ। फिर 4th ईयर करने के बाद अगर आप पीजी 1 ईयर का करते हो, इन दैट केस यू गेट 6.5। अगर मान लो आप पीजी 2 साल का करते हो, तो 2 साल के लिए 0.5 into 2, that will make you 1 academic credit and that will add up to 7 academic credit। मतलब आप 4th ईयर करने के बाद अगर 1 साल वाली पीजी करते हो तो आपको टोटल मिलेगा 6.5 क्रेडिट। अगर 2 साल का आप पीजी करते हो, देन यू गेट 7 क्रेडिट्स। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑनर्स के बाद पीजी करते हो, तो यहाँ पे 1 साल के बाद आप डिप्लोमा करके निकलते हो, देन यू गेट 6 क्रेडिट्स। अगर पीजी डिग्री करते हो, देन यू गेट 6.5 क्रेडिट्स। सो इट मीन्स अगर आप 4th ईयर कंप्लीट करते हैं, उसके साथ में पीजी 2 साल का कंप्लीट करते हो, तो आपका एक एडिशनल एकेडमिक पॉइंट की वैल्यू मिलेगी जो कि 0.5 से ज्यादा हो। दैट मीन्स ये 1 साल आपका कोई वेस्ट नहीं है, मतलब 4th ईयर कोई वेस्ट नहीं है, यही मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, सो ये सिनारियो हो गई। अब एक और कंडीशन है, आप नेट दे पाएंगे या नहीं। सो ध्यान दो, 75% का मैंडेट रखा है नेट के लिए। ठीक है, मतलब 75% आपका एकेडमिक स्कोर होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर नेट। ओके, नाउ थिंक, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो 75%। ओके, सो इफ यू आर फ्रॉम द रिजर्व्ड कैटेगरीज और 70% आप 4th ईयर करते हुए ला सकते हो, दैट मीन्स इट माइट बी द केस कि रिजर्वेशन के नाम पे 5% का रिलैक्सेशन हो। ठीक है, 99% चांस है कि रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए ये 70% का नोटिफिकेशन आएगा। अभी तक ऐसा कुछ कंक्रीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का मतलब है जब तक एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आता यूजीसी या एनटीए की तरफ से, तब तक ये वैलिडेट नहीं है। समझ रहे हो? इन दैट केस आई एम होपफुल कि ये 70% होगा ही होगा।
और नेट पे अपीयर होने का मतलब है आप पीएचडी भी एनरोल कर सकते हो। मतलब आप ग्रेजुएशन के बाद सीधा पीएचडी कर रहे हो, समझ रहे हो? मास्टर्स भी नहीं करना, एमफिल तो बंद ही हो चुके हैं, डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या किया, पीएचडी कर लिया। दैट मीन्स आपका अगर 75% स्कोर बनता है अंडर ग्रेड में, स्पेशली फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरीज एंड फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी से 5% रिलैक्सेशन के साथ, इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली गो फॉर योर पीएचडी। और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आप क्या करोगे, नेट का एग्जाम दोगे। और नेट का एग्जाम कौन कंडक्ट करती है, एनटीए कंडक्ट करती है। ओके, सो ये इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये किसके लिए है, ये सिर्फ ऑनर्स वाले कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन रेडी है, क्योंकि एक मिनिमम क्राइटेरिया होती है ताकि आप एग्जाम में बैठो, और वो मिनिमम क्राइटेरिया सिर्फ ऑनर्स वाले फुलफिल कर रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी वाले फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको नहीं मिलेगा। ये कहानी हो गई। मतलब इनके लिए पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन लेने वाला कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि उनका ऑनर्स विथ रिसर्च नहीं है। अभी तक ऐसा नोटिफिकेशन में जहां तक बातें हुई है, यह अभी तक का क्लैरिटी है। अब यहां सोचो, ये जो दोनों एग्जाम होंगे, ये एग्जाम है सीयूईटी का। पीएचडी के लिए जो एग्जाम लोगे दैट इज यूजीसी नेट का एग्जाम। मतलब अगर आप 4th ईयर कर रहे हो, ऑनर्स के स्टूडेंट हो, आप दोनों अप्लाई कर सकते हो। उसी तरह बीए प्रोग्राम वाले क्या कर सकते हैं, सीयूईटी ऑप्ट कर सकते हैं। इनको 2 डिग्री मिलती है, मेजर और माइनर 2 सब्जेक्ट होता है, दैट यू नो। इसमें जो है 4th ईयर का, 4th ईयर में आपको माइनर डिग्री का भी प्रोविजन है अगर आप 4th ईयर करते हो तो। जैसे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने एटलीस्ट 7 जीई पढ़े हैं, एटलीस्ट 7 जीई आपने पढ़ा है, किसका, एक ही पेपर का, ओनली, दैट मीन्स सेम सब्जेक्ट का, इन दैट केस यू विल गेट अ माइनर डिग्री ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो इस केस में आपको मिलेगा माइनर डिग्री। माइनर डिग्री का यूज क्या है, ये जानना आपको जरूरी है। माइनर डिग्री मिलेगा, मेजर डिग्री मिलेगा, लेकिन उसका यूज क्या है ये आपको पता नहीं है, तो ये जानो पहले। माइनर डिग्री अगर आप मिला, दैट मीन्स आपने उस सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन में अच्छे से किया, इसका मतलब ये होता है। दैट मीन्स इफ यू गो फॉर हायर एजुकेशन, इन दैट केस यू विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जिसने भी 7 जीई लिया हुआ है, अपने 4th ईयर तक एटलीस्ट 1 जीई इन ईच सेमेस्टर, या अगर 3 सेमेस्टर तक आपने किसी में मिस किया तो 7 और 8 में आप एक साथ 2-2 जीई ले सकते हो। 7th और 8th सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो टोटल आप 7 या 7+ कर सकते हो। इन दैट केस यू विल गेट माइनर डिग्री। अब वो माइनर डिग्री क्या करेगी, आपको बता देगी कि आपने इस सब्जेक्ट में भी ग्रेजुएशन किया हुआ है। In that case, higher education में you will be treated like the student of this particular subject. जैसे कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो आप, मैथ्स आपने क्या किया, 7 सेमेस्टर्स में पढ़ा, या 7 जी आपने मैथ्स के ऑप्ट किए थे अपने 4 ईयर के प्रोग्राम। इन दैट केस यू विल गेट अ माइनर डिग्री इन मैथमेटिक्स। ओके, सो दिस इज द सिनेरियो। सो सीयूईटी और नेट, इन दोनों के एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हो आप, उसके लिए एलिजिबल हो। अब आप पूछोगे 4th ईयर तो मैंने ले लिया, तो मुझे पीजी 1 ईयर और पीजी 2 ईयर इसमें कैसे एडमिशन होगा, क्या प्रोविजन है, कैसे क्या होगा, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? याद रखो, सिर्फ आपका ही बैच है जो 4th ईयर कर रहा है, आपके पहले ना कोई बैच था, ना आप जब एग्जाम दोगे अगले साल सीयूईटी का, उस समय कोई और 4th ईयर होगा। दैट मीन्स जो भी यूनिवर्सिटीज पीजी 1 ईयर का ला रही है आफ्टर 4th ईयर ऑफ अंडर ग्रेड, तो सिर्फ और सिर्फ आप ही उस सीट के लिए कंपीट करने वाले हो जो अभी करंट 4th ईयर है। समझ रहे हो? इन दैट केस प्रिपेयर वेल। सो मेरा कहना है कि अगर आपको पीजी 1 ईयर का करिकुलम देखना है, इन दैट केस ओनली current 4th ईयर
students will apply. अब आप पूछोगे कि अच्छा अप्लाई कर सकते हैं, सीट ही नहीं आया तो क्या करेंगे? सीट आएगा। 2 यूनिवर्सिटीज जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं वहां का मुझे पता है, इन दोनों में मीटिंग्स काफी हो चुकी है। पीजी 1 ईयर का करने का करिकुलम ड्राफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो ऑफिशियली हो चुका है। लेकिन सीट्स कितनी आएंगी इस पे डिपेंड करेगा। आपका मीटिंग चल रहा, सीट कितनी देनी है, क्या करिकुलम होगा, क्या कैसे सब्जेक्ट्स डालने होंगे। कुछ पेपर्स आपको पीजी 1 ईयर में क्या होंगे, कंपलसरी पेपर होंगे। जैसे आप लोग देखते हो जो आपका कोर पेपर होता है वो कंपलसरी होता है, जो आपका इलेक्टिव पेपर होता है वो आपका ऑप्शनल होता है। सो कंपलसरी होंगे कुछ पेपर्स और कुछ पेपर्स आपके ऑप्शनल होंगे। जनरली क्या होता था, फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट एवरी पेपर, रियरली 1 या 2 पेपर आपके फ्री होते थे, बाकी सारे पेपर आपके कंपलसरी होते थे। मतलब 1-2 पेपर आपके ऑप्शनल होंगे, बाकी सारे कंपलसरी है, जब 2 ईयर का करिकुलम होता है। तो जब 1 ईयर का होगा तो कुछ पेपर्स आप कंपलसरी का पढ़ोगे, कुछ पेपर आपका ऑप्शनल होगा। जैसे कि आप ऑप्शनल में चूज कर सकते हो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का, ठीक है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स चूज कर सकते हो, हेल्थ इकोनॉमिक्स चूज कर सकते हो। कंपलसरी में आपको इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ा देंगे, आपको मैथ्स पढ़ा देंगे, कुछ इस तरह का कंपलसरी पेपर आपको पढ़ने हो। या माइक्रो इकोनॉमिक्स कंपलसरी में होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंपलसरी में होगा, गेम थ्योरी हो सकता है ऑप्शनल में हो, कुछ ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं। अब ये सीट्स आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप नेट देकर जब पीएचडी के लिए एडमिशन लोगे तो आपका इनटेक अलग होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर पीजी वालों से compete करने लगे तो आपका तो एडमिशन कभी होगा नहीं, क्योंकि कोई भी प्रोफेसर चाहेगा जो बच्चा जितना ज्यादा घिसा है वो ज्यादा जानता है, तो उसको हम प्रीफर करें। इन दैट केस यू विल नॉट बी प्रीफर्ड। तो आपके लिए क्या किया गया है, अभी तक जैसे मीटिंग से मुझे जो इतना पता चला है कि आपको मौका दिया गया है, पीएचडी में आपके लिए अलग से सीट होगी। सो यू विल हैव सेपरेट सीट्स। किसके लिए? 4th ईयर स्टूडेंट्स के लिए। 4th ईयर स्टूडेंट्स सेपरेट सीट्स के लिए compete करेंगे। जैसे मान लो कि CSP सेंटर है आपके SSS में, JNU का सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां से मेरा रिसर्च का काम रहा है। सो अगर इस सेंटर की बात करें, अगर मान लो यहाँ पे 32 सीट्स आती है टोटल पीएचडी की किसी एक ईयर में, इन दैट केस से दिस विल बी रेज्ड टू 40। इसमें से जो 8 का रेज हुआ, दिस 8 विल बी स्पेसिफिकली फॉर students with degree ऑनर्स विथ रिसर्च। मतलब 4th ईयर आप करोगे रिसर्च के साथ तो आप कुछ ऐसी सीट्स पे compete करोगे। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला है, ये ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल कब होगा? जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कुछ भी फाइनल नहीं, उसके पहले कुछ भी चेंजेस। उसी तरह डीयू भी कर रहा है, मतलब डीएससी जो इकोनॉमिक्स का है वो भी कुछ ऐसे ही डिसाइड, मतलब सम सीट्स विल बी रिजर्व स्पेसिफिकली फॉर द 4th ईयर स्टूडेंट्स। अब सोचो पीएचडी आपका कितने साल का होता है? सो पीएचडी जो होता है 1 साल आपको कोर्स वर्क करना होगा, 1 ईयर यू हैव टू डू कोर्स वर्क। सेकेंड ईयर क्या करते हो? सेकेंड ईयर आप सिनॉप्सिस देते हो, इसमें आप अपने रिसर्च के प्रॉब्लम्स बताते हो, दैट मीन्स रिसर्च क्वेश्चंस बताते हो कि रिसर्च आप क्यों कर रहे हो, क्या फाइंडिंग करना चाहते हो, कौन सी थ्योरीज अप्लाई कर रहे हो, क्या इस्टेब्लिश करना चाहते हो, कैसे डेटा ले रहे हो, क्या मेथोडोलॉजी यूज करोगे, ये सारी कहानी, ठीक है।
ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है। नाउ थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये सब आप रिसर्च। मिनिमम टाइम जो होता है पीएचडी का, ये 3 साल का हो। मिनिमम टाइम 3 इयर्स। जो ऑफिशियल टाइम होता है, नॉर्मल टाइम जैसे बोला जाए, तो ये होता है 4 इयर्स। दिस 3 इयर्स में 1 ईयर कोर्स वर्क, 2 इयर्स रिसर्च। तो अब 2 साल में आपको रिसर्च कंप्लीट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिनॉप्सिस पहले प्रोफेसर से बोल करके सिनॉप्सिस पहले पास कराना हो। नहीं तो 1 साल आप सिनॉप्सिस करोगे और दूसरे साल में चाहो कि पूरा रिसर्च कर जाए, पॉसिबल तो नहीं है, इतना तो इजी नहीं है रिसर्च। तो आपको क्या करना होगा, पहले आप सिनॉप्सिस जल्दी में करा लोगे। जैसे कि आप कोर्स वर्क में हो, आप अपने सीनियर बैच के साथ ही आपने क्या किया, सिनॉप्सिस अपना पास करा, मतलब आपके टॉपिक्स फाइनलाइज हो गए। योर टॉपिक इज कंफर्म दैट दिस पर्सन विल डू हिज और हर पीएचडी ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और ये काम आपका डिपार्टमेंट आपके यूनिवर्सिटी को भेजती है और वो यूनिवर्सिटी यूजीसी को भेजती है, इसलिए ये ऑफिशियल काम है। तो आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, और आपको अगर 3 साल में कंप्लीट करना है तो पहले से माइंड में रखनी पड़ेगी कि मुझे सिनॉप्सिस पहले ही दे। ओके, नाउ अगर नॉर्मल टाइम देते हो 4 इयर्स, इसमें होता है 1 + 3। दैट मीन्स 1 साल आपने कोर्स वर्क किया, 1 साल आप मान लो सिनॉप्सिस के लिए दिए, और बाकी 2 साल आप रिसर्च के लिए पुट कर, या आप इस सिनॉप्सिस में भी टाइम कट कर सकते हो और आप रिसर्च में उतना टाइम दे सकते हो। जो इसके अलावा जो ऑन एवरेज रिसर्च करने में टाइम लगता है वो क्या है, 5 इयर्स। दैट मीन्स 1 ईयर आपका कोर्स वर्क, 3 साल आपका मैंडेटरी रिसर्च का, और जो 1 साल है ये आपका एक तरह से एक्सटेंशन होता है कि जल्दी से आप वाइंड अप करो। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होता है जो इसके अलावा, मतलब 5 इयर्स के अलावा भी टाइम मिलता है। जैसे कि आपने 90% काम कर रखे हैं, 90%, 95%, तो आपके सुपरवाइजर यानी कि आपके प्रोफेसर लिख कर बताएंगे कि आप इसको 6 महीने में सबमिट कर दोगे तो इनको अलाउ कर दिया। दिस इज द केस। अब मान लो कि आपका ऐसा भी नहीं है केस, लेकिन आप किसी डिप्राइव्ड सेक्शन से आते हो, स्पेशली वीमेन हो। So if you are a woman, then you will be given 1 year extra. आप चाहो तो आप उसको अवेल कर सकते, कंपलसरी नहीं है कि आपका 6 साल में कंप्लीट होगा, जरूरी नहीं। आप पहले भी सबमिट कर सकते हो, 3 साल में सबमिट कर सकते, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप 6th ईयर ले सकते। मेल्स के लिए मेडिकल ग्राउंड्स भी है अवेलेबल, फीमेल्स के लिए भी मेडिकल ग्राउंड्स अवेलेबल है। कुछ लोग डिप्राइव से आते हैं तो उनके लिए यूनिवर्सिटी केस ऑन केस बेसिस पे डिसाइड, और ये डिसीजन यूनिवर्सिटी लेती है, यूजीसी नहीं लेती है, यूनिवर्सिटी लेती है। और डिपार्टमेंट का रोल उसमें काफी कम। डिपार्टमेंट क्या करेगी, आपके लिए एक रिपोर्ट बनाकर भेज देगी यूनिवर्सिटी को। अब यूनिवर्सिटी के हाथ में है कि यूनिवर्सिटी अप्रूव करे या नहीं। ओके, सो दिस इज व्हाट यू गेट फॉर पीएचडी। ठीक है, सो पीएचडी का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एमफिल पीएचडी वाला इंसान, मेरे सारी फैकल्टीज एमफिल पीएचडी वाली हैं। सो रिसर्च का हमारे पास अच्छा खासा तरीका पता है, डोमेन्स पता है, क्या करना है ये भी, सो वी कैन गाइड ओवर देयर टू यू। ओके, तो ये सिनारियो हो गई। अब आप मान लो पीजी 1 ईयर का करते हो, तो उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, पीएचडी लिख सकते। कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप क्या करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आरबीआई का एग्जाम देना है, और एग्जाम देना है आपको मान लो इंडियन इकोनॉमिक्स से, तो मास्टर्स के बाद आप एलिजिबल हो। तो याद रखना, आप अंडर ग्रेड के मार्क्स तो आप अच्छे से स्कोर कर ही लोगे, पीजी के मार्क्स कम से कम 55% जरूर है, क्योंकि उस समय नोटिफिकेशन क्या आएगी ये पता नहीं मिली। अभी तक जो 2 ईयर का पीजी प्रोग्राम है उसमें 55% चाहिए होगा। रिजर्व कैटेगरीज के लिए आरबीआई वाले में 55% चाहिए होगा, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं। आईईएस में
जो यूपीएससी कंडक्ट करती है उसमें 5% का रिलैक्सेशन है, 50% आप अप्लाई कर सकते। सेम गोल्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भरना चाहते हो तो 55% चाहिए ईवार वालों के लिए, 5% रिलैक्सेशन है किसके लिए, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू। ठीक है, तो ये सारी और यही सेम आपका जाएगा आपके पीएचडी के एनरोलमेंट। तो इसलिए इसको आप मार्क्स का ध्यान रखोगे जब भी आप पीजी 1 ईयर का करें। अब कुछ चीजें हैं जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ये केस ऑन केस बेसिस पे आप कैसे चूज करोगे। मैं ये काफी लेट कर रहा, रीजन ये है मैं चाहता था पहले आप सेटल हो जाओ, मतलब आपकी जो भी यूनिवर्सिटी की चॉइसेस होनी चाहिए थी मास्टर्स के लिए वो आप चूज कर पाओ। इसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो मास्टर्स से तो आप क्या कर रहे हो, अगर आपने एडमिशन ले लिया है मास्टर्स का तो आप क्या करोगे, 1 साल तैयारी करो, फिर से पीजी के लिए एडमिशन लो। अगर आपने नहीं किया, 4th ईयर कर रहे हो तो आपको क्या करना है, पीजी की तैयारी करनी है, साथ में आपको क्या करना है, यूजीसी नेट की तैयारी करनी। पीजी मतलब सीयूईटी पीजी, ये सीयूईटी पीजी की बात है। ओके, और उसके अलावा भी जो एग्जाम्स है जैसे इकोनॉमिक्स डोमेन के हो तो आपके लिए आईएसआई का एग्जाम अलग से होता है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज है जो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करती है, जैसे साउ साउ खुद का भी एग्जाम कंडक्ट करती है, सीयूईटी से भी लेती है। ठीक है, सो ये सिनारियो है। अगर कुछ बच्चे अभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स कर रहे हैं, ये किसके लिए था, हायर एजुकेशन वाले, जो हायर एजुकेशन ऑप्ट करना था। अगर मान लो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सो आपको क्या करना है, जैसे कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम देना चाहते हो, या आप एसएससी का एग्जाम देना चाहते हो, या आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, रेलवेज की तैयारी कर रहे हो, कुछ ऐसी तैयारी कर रहे हो, तो आपने अंडर ग्रेड लेवल की एग्जाम्स देना, दैट इज द चॉइस। सो आपको क्या करना है, आइडियली आप सोचोगे कि मैं ड्रॉप करूं, इन दोनों एग्जाम्स के लिए तो ड्रॉप करना सही ऑप्शन नहीं, मतलब आपको ड्रॉप नहीं करना। मेरा कहना है आप अगर इन दोनों की तैयारी कर रहे हो तो बेटर है आप 4th ईयर ऑप्ट करो। 4th ईयर ऑप्ट करते हो तो आपको फायदा क्या है, 4th ईयर ऑप्ट करोगे 1 साल आपको टाइम मिल जाएगा, इस ड्यूरेशन में आपका एग्जाम का भी कोचिंग वगैरह या जो भी आपको तो सारा कंप्लीट, जब सारा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको बस एग्जाम देना है या टेस्ट, और 4th ईयर जो है आप आदत बना चुके हो 3 साल में कि कैसे मेरे एग्जाम्स निकलेंगे। और 4th ईयर थोड़ा सा रिलेटिवली टाइम कंज्यूमिंग इसलिए होगा क्योंकि डिजर्टेशन वगैरह लिखना है, उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे क्या करना है उसमें। सो 4th ईयर आप ऑप्ट करो, 4th ईयर ऑप्ट करने के पास आपके पास एक चॉइस होगा। अगर मान लो बाद में ये एग्जाम्स नहीं निकलते हैं तो आपको 1 ही साल की पीजी करनी होगी, या अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हो। मतलब आपको ये जो हेक्टिक जर्नी है ना एकेडमिक डोमेन की, वो आपको इतना रिग्रेस वे में नहीं जाना होगा, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, तो मेंटल स्ट्रेस से रिलेटिवली आप बचे जाओ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपकी चॉइसेस डिफर करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं प्रेफरेंसेस सारे कंज्यूमर्स के अलग अलग हो सकते हैं। सो दैट इज द थिंग। सो अगर आप 4th ईयर ऑप्ट करते हो तो 4th ईयर ऑप्ट करो, इसी बीच में आप तैयारी करो, एग्जाम्स लिखो, अगर निकल गया तो बहुत अच्छा, आप 4th ईयर के बाद हो। अगर उसके बाद आपको पीजी करनी है तो यार 1 ही साल करना पड़ेगा ना, 2 साल तो देना नहीं पड़ेगा, 1 साल तो ऐसे भी निकाल लेते हो आप, बात समझ रहे हो। तो ये एक तरह से एक फायदा है। और स्टार्टिंग में जब 4th ईयर नया नया आया है, टीचर्स को भी नहीं पता है, यूनिवर्सिटीज को भी नहीं पता है, तो आपसे इतनी ज्यादा नाइंसाफी नहीं करेंगे, आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे।
रिलेटिवली छूट देंगे, क्योंकि टीचर्स के लिए भी वो पहली बार ऐसा होगा, तो उनको रिसर्च में पता है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, रिसर्च ग्रेजुएशन के बच्चे कितना कर सकते, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहती है। प्लस ग्रेजुएशन के बाद बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, उनका हार्डकोर रिसर्च होता नहीं है, इन दैट केस टीचर्स विल गिव रिलैक्सेशन टू यू। और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा एक्सक्यूज होगा आपके लिए। जब इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सक्यूज की तरह काम करेगा तो आपके पास माइंड में रहना चाहिए कि आप टाइम निकाल सकते हो अपने एग्जाम्स की तैयारी करने। यूपीएससी सीएससी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है तो इन दोनों एग्जाम्स के कंपैरिजन में, तो इसलिए ये आपका पर्सनल डिसीजन है कि आप इस पे ड्रॉप करोगे या नहीं करोगे। ये डिपेंड करेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितने लेवल तक। अगर आप नेक्स्ट ईयर मतलब 4th ईयर के बाद यूपीएससी का एग्जाम नहीं लिखने वाले हो, इन दैट केस आई विल से कि आप 4th ईयर ऑप्ट करो। व्हेन यू आर नॉट अपीयरिंग नेक्स्ट ईयर, in that case I will say opt for 4th year, क्योंकि अगर नेक्स्ट ईयर आप नहीं देख रहे हो एग्जाम के लिए, सो आप पूरे एक साल में मान लो कोचिंग लेते हो, मान लो आप सेल्फ स्टडी करते हो, आप अपने पर्सनल नोट्स बनाते हो, सो आप स्लो जाओगे रिलेटिवली। इन दैट केस यू कैन मैनेज योर 4th ईयर। लेकिन अगर आप अपीयर होते हो और आप कॉन्फिडेंट हो कि मेरी तैयारी अच्छी जाने वाली है, इन दैट केस यू मे ड्रॉप। और इस ड्रॉप करने के बाद आपके पास 10 साल का जो प्रोविजन है उसमें आप आकर 4th ईयर बाद में कर सकते, ठीक है। लेकिन जब आपकी तैयारी अच्छी है तो निगेटिव क्यों सोचना, इस बारे में क्यों सोचना कि मुझे आना पड़े। तैयारी लग रही है अच्छी है, लगे रहो, जी जान से लग जाओ, एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत किस्मत भी रोल प्ले करेगी, लेकिन अगर आप सिंसियर हो, आप मेहनती हो, आप खुद पे भरोसा करते हो, ठीक है, और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, रूटीन के साथ काम करते हो, तो आई वुड से यू कैन टेक अ ड्रॉप, ठीक है। सो ये कहानी हो गई, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो। अब आओ सीवीईटी यूजीसी नेट, क्या इन दोनों तैयारी को एक साथ कर सकते हैं? मैं बोलूंगा एक साथ ही करना है। ये दोनों एग्जाम्स एनटीए कंडक्ट करती है, और एनटीए कंडक्ट करती है मतलब जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस नियरली सेम पैटर्न पे होंगे और नियरली सेम सिलेबस। थोड़ा सा डिस्टिंक्शन होता है, लेकिन जो बेसिक माइक्रो मैक्रो मैथ्स इकोनॉमेटिक्स में लिखवा ही देता हूँ, माइक्रो मैक्रो मैथ्स, मैथ्स मीन्स मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, फिर स्टैट्स, इकोनॉमेट्रिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इसके साथ में अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स देखो, सो ये सारे डोमेन्स दोनों एग्जाम्स के लिए सेम है, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं। अब देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीयूईटी में रिलेटिवली कम है, नेट में रिलेटिवली ज्यादा है। नेट में ज्यादातर नाम वगैरह का पूछेंगे, सीयूईटी में रिलेटिवली मॉडल बेस्ड पूछेंगे। इसके अलावा मनी एंड बैंकिंग या मनी एंड फाइनेंस की बात करो, मनी एंड बैंकिंग अलग कर देते हैं, फाइनेंशियल मार्केट अलग कर देते हैं। सो इन दीज थिंग्स फाइनेंशियल मार्केट्स में क्वेश्चन यूजीसी नेट में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन सीयूईटी में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का कोर्स बहुत लोग देते हैं, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का कोर्स, इसलिए सीयूईटी में या मास्टर्स के एग्जाम्स में फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पूछा जाता है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स जो बोलते हैं, ठीक है। सो बेटर आई वुड लाइक इकोनॉमिक्स। मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग दोनों में इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिलेटिवली यूजीसी नेट में
कम इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा पब्लिक इको देखोगे, पब्लिक इको भी रिलेटिवली दोनों में सेम तरीके से पूछा जाता है। डिफरेंस क्या है, पब्लिक इको जो सीयूईटी के लिए देखोगे वो मेनली माइक्रो का एप्लीकेशन टाइप का, लेकिन जो यूजीसी नेट में देखोगे उसमें मॉडल कौन दिया, कब आया, क्या क्रोनोलॉजी है, इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये सारे पैटर्न्स हो गए। इसके अलावा बचता है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स जो है ये आपका मेनली यूजीसी नेट में पूछा जाता है, सीयूईटी में कोई इसका रोल नहीं है। ठीक है, सो यू हैव गॉट हाउ मच डोमेन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आप देख रहे हो कि जो मेजर सिलेबस है ये दोनों के लिए सेम ही बातें हो रही, और बाकी में भी मैंने बोला नियर अबाउट सेम ही है। सो नियर अबाउट सेम होने का मतलब है कि इन दोनों एग्जाम्स का तैयारी आप एक ही साथ करो। तो एक साथ करोगे तो आपका तरीका क्या होना चाहिए, आप अक्टूबर तक पूरा जमकर तैयारी करो। मान लो सीयूईटी का या यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अक्टूबर तक आपका पूरा कोर्स कोशिश करो कंप्लीट कर लेने का, फुल सिलेबस, क्योंकि आपने थर्ड ईयर कर रखा है। सो आई वुड से कि अक्टूबर तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद फिर से नवंबर दिसंबर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए फोकस करोगे, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई की नहीं होगी पूरे सेमेस्टर, ये मैं जानता हूँ। सो इसलिए आप अक्टूबर तक फुल सिलेबस करो, फिर नवंबर दिसंबर अपने सेमेस्टर पे लगाओ। सेमेस्टर एग्जाम जैसे खत्म होता है तो उसी सेमेस्टर एग्जाम्स के पीक आवर्स की तरह आप उतना ही मेहनत फिर से सीयूईटी एग्जाम्स के लिए लग जाओगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर से जनवरी से स्टार्ट करोगे और मार्च में आप सीयूईटी का एग्जाम दोगे। मई जून में होता है एग्जाम आपके आईएसआई का। तो मार्च से लेकर मई तक आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे मास्टर्स 1। जून के एंड में एग्जाम होगा आपके यूजीसी नेट का, और एक एग्जाम होगा दिसंबर में। तो आई वुड से कि दिसंबर वाली यूजीसी नेट का एग्जाम आप मत देना, क्योंकि आपको टफ लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का देना, मतलब जो जून का एग्जाम होगा उस समय का देना। अगर आप देखना चाहते हो एग्जाम कैसे होता है तो आप जरूर जाओ, दिसंबर के एग्जाम में जाओ, लेकिन उस पर स्ट्रेस मत लेना। मेरा कहने का मतलब ये कि वो नहीं होना चाहिए कि ये एग्जाम नहीं निकला मतलब मैंने कुछ नहीं किया है। वो स्ट्रेस अगर लग सकता है तुम्हें, तुम इस टाइप के इंसान हो, तो इस दिसंबर का एग्जाम देने मत जाना यूजीसी नेट वाली। यूजीसी नेट की एग्जाम कब देना, जब तुम सीयूईटी के सारे एग्जाम्स कवर कर लोगे तब, नेक्स्ट ईयर। मेरा सजेशन ये है, अगर तुम्हें स्ट्रेस होता है या तुम्हें टाइम का मैनेजमेंट का इश्यू होता है, या तुम एग्जाम्स के लिए अलग तरीके से तैयारी करते हो, नॉर्मल पेज से अलग से पढ़ते हो, तो वैसे केसेस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दिसंबर वाला जो आप यूजीसी नेट अगर देने का चाहते हो तो उससे ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने कितने प्रिपरेशन की है कितने नहीं की है। आप जिस वे में आप प्रोसीड कर रहे हो उसी वे में आप कंटिन्यूअसली आगे बढ़ो। ओके, सो दिस इज द सिनेरियो। सो आपको क्या करना है, अभी के लिए आप दोनों की तैयारी करोगे। जो सिलेबस आपने अंडर ग्रेड में की हुई है वही सिलेबस आपको अभी भी करनी है। नाउ अब इसमें आप टाइम कैसे एलोकेट करोगे। सो सीयूईटी और यूजीसी नेट का जो आप प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए डेली 4 आवर्स चाहिए। आपका उस दिन कॉलेज में 8 घंटे क्लास चले या 0 घंटे क्लास चले, उससे बहस नहीं है। आप मिनिमम 4 आवर्स देंगे, और ये 4 आवर्स का मतलब होता है इफिशिएंट 4 आवर्स। मैं ये कैलकुलेट नहीं करता कि आपने रीडिंग्स खोली हुई है, बुक खोला हुआ है, नोट्स खोला हुआ है, और फोन पे आप लेक्चर्स देख रहे हैं यूट्यूब पे या कहीं भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, किसी कोचिंग के ऐप पे या कहीं भी।
सो वो मैं नहीं काउंट करता कि आप बस देख रहे हैं लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा। आपका दिमाग खुला होना चाहिए इन 4 घंटे के लिए। सो फॉर 4 hours डेली यू मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस 2 एग्जाम्स एफिशिएंटली। क्या करना है? एफिशिएंटली प्रिपेयर। सो ये होना चाहिए आपका डेली। उस दिन आप बीमार हो या नहीं हो, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी के यहाँ कुछ और हो गया, किसी के यहाँ शादियां थी, किसी दोस्त की शादी थी, किसी की ब्रेकअप हो गया, किसी का कुछ और हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ता। ब्रेकअप हो जाए होने दो, लेकिन तुम्हारा मेंटल पीस ऐसा होना चाहिए कि 4 hours तुम पढ़ो उस दिन। तुम्हारा सर दर्द कर रहा है, कोई नहीं 2 घंटे सो जाओ, लेकिन ये 4 घंटे उसके बाद पढ़ लेना। समझ रहे हो? ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप कंटिन्यूएशन में पढ़ोगे तो आप रिटेन ज्यादा करोगे, रिटेन ज्यादा करोगे, कंसेप्ट्स को ज्यादा लिंक कर पाओगे, तो आप अप्लाइड क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। नहीं तो इस बार के सीयूईटी एग्जाम्स की तरह आपको टफ लगे, या नेट का एग्जाम देने जाओगे तो उसमें हायर लेवल की थिंकिंग लगानी पड़ेगी, तो उसमें आप पीछे रह जाओगे। तरीका यही है, आप अपने रिटेंशन को बिल्डअप करें। उसके लिए क्या करना है? डेली आपको एक पर्टिकुलर टाइम देना है, और वो स्पेसिफिक टाइम मैंने बताया 4 hours का। ठीक है? सो ऑन एवरेज यू हैव टू स्पेंड 8 hours फॉर योर एजुकेशन। मतलब किसी भी इंसान को मैं सजेस्ट करता हूं जो उनका प्राइम जॉब है, उसके लिए आप मिनिमम 8 hours एफिशिएंटली डिवोट करें। तो आप स्टूडेंट हो, आपको 8 hours एफिशिएंटली डिवोट करना चाहिए खुद के बेटरमेंट के लिए। सो दिस इज द थिंग। और मैंने टाइमलाइन आपको बता ही दिया कि अक्टूबर तक पहले आपको प्रिपरेशन करना है, नाउ से लेकर अक्टूबर तक। फिर उसके बाद नवंबर से दिसंबर आप क्या करोगे? सेमेस्टर का करोगे, जो आपने छोड़ दिए थे। फिर जनवरी से लेकर मार्च तक प्रिपेयर करोगे, और मार्च से लेकर मई तक आप एग्जाम्स में बिजी रहोगे। ये एग्जाम्स आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, पीजी एंट्रेंसेस के एग्जाम्स हैं। ये जो जनवरी से मार्च है, इसमें आपका मेनली टेस्ट सीरीज बेस्ड आपको देखने हैं। आपने टेस्ट लगाए, क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं, क्या चीज मेरा फिर से देखना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको फिर से रिवाइज करने हैं, ये सारी चीजें करनी। और अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। मतलब आप सिलेबस एक बार कर जाओगे कि ये चीजें हैं, ऐसा है, इकोनॉमिक्स में इतनी चीजें हैं, मुझे इतना करना है। सो आप अक्टूबर तक सिलेबस पढ़ लो, जनवरी से मार्च तक टेस्ट सीरीज लगा लो। उसके बाद मार्च से में तो आप एग्जाम दे ही रहे हो, इसमें आपका सेमेस्टर भी है। ठीक है? उसके बाद जून में आप एग्जाम दोगे नेट का। ये किसके लिए था? सीयूईटी पीजी के लिए। सो आई विल राइट पीजी एंट्रेंस, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज सीयूईटी से नहीं लेती, या इंस्टीट्यूशंस। ठीक है? सो जून से आप तैयारी में लग जाओगे नेट का, लास्ट 1 मंथ, और सिलेबस यही है, इसी को रिवाइज करता जाना। और आप क्या करोगे? यहाँ पे भी इसका टेस्ट सीरीज लगा लो। उस समय तक आपके पास हमारा खुद ही PYQ का सीरीज चलेगा यूट्यूब, उसमें आप देख सकते हो, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। वो भी आपको एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेगा, इफ यू नो द कंसेप्ट्स वेल। अगर आप कंसेप्ट्स नहीं जानते हो तो ब्रह्मा भी आपको कुछ नहीं कर सकता। आपके माइंड में सरस्वती माता आकर आपका एग्जाम सही नहीं करा सकते। ठीक है? तो ऐसे भी होता है। या आप किसी और रिलीजन को फॉलो करते हो, इन दैट केस आपके जो गॉड हैं वो भी आपको बचा नहीं पाए। ओके? सो क्या करना है? आपको खुद से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे नेट का एग्जाम का देखना है जून में। सो दिस शुड बी योर टाइमलाइन, दिस शुड बी हाउ यू शुड प्रोसीड। ओके? सो ये सिलेबस से रिलेटेड बातें हो गई, कैसे क्या करना है, क्या करना है, किन बच्चों को क्या ऑप्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग पूछेंगे सर 4th ईयर में ना लूं, मैं 3 ईयर के बाद ड्रॉप कर लूं। अबे भाई, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है? जाकर घर पे बैठोगे, घर पे बैठकर क्या करोगे? खुद के दिमाग में भूसा भरोगे, परेशानियां भरोगे,
स्ट्रेस भरोगे, यही होगा ना। तो इससे बेटर है 4th ईयर आ जाओ, एक डिग्री तो मिलेगी यार एक्स्ट्रा, एक साल तुम एक्स्ट्रा डिवोट करो एकेडमिक्स को। सो आई वुड से डोंट ड्रॉप इफ यू हैव नो ऑप्शन। सो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो ड्रॉप नहीं करना, अगर आपके पास ऑप्शन है कहीं और एडमिशन लेने का तो ड्रॉप करो। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, तब आप ड्रॉप कर लो। उसके बाद आप देखना कि क्या होने वाला है, कैसे क्या सोचना है। लेकिन अगर आप कुछ और नहीं कर रहे हो तो घर पे बैठने के लिए ड्रॉप मत करना, कि मैं वार्निंग दे रहा हूं। अगर ड्रॉप करते हो घर पे बैठने के लिए तो तुम्हारे लिए काफी स्ट्रेसफुल हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम 5-5 मेंटर लगा दोगे, तुम्हारा चीजें ठीक नहीं। ठीक है, सो ये सारी चीजें हो गई। अब इसके आगे आते हैं रिसर्च पे। सो रिसर्च में 4th ईयर को क्या करना है, डिसर्टेशन। सो यू हैव टू डू डिसर्टेशन। डिसर्टेशन करना है, एक टॉपिक होगा और इसी टॉपिक पे आप दोनों सेमेस्टर करोगे, 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर। याद रखना सेम ही टॉपिक पे आपको करना है, ऐसा नहीं है 7th सेमेस्टर में किसी और टॉपिक पे कर रहे हैं, 8th सेमेस्टर में किसी और टॉपिक पे कर रहे हैं। ठीक है, एक और चीज, जो आपके सुपरवाइजर होंगे या होंगी या कहोगे एकेडमिक एडवाइजर जो बोलते हैं, जो कि आपके टॉपिक पे आपको हेल्प करेंगे या करेंगे, वो पर्सन दोनों सेमेस्टर में सेम होंगे। ठीक है, मतलब यू विल हैव द सेम सुपरवाइजर फॉर बोथ द सेमेस्टर्स। ऐसा होता है रिसर्च में, क्योंकि एक के साथ 6 महीने काम किए, दूसरे के साथ 6 महीने काम करोगे, पहले वाले को वो काम अच्छा लगेगा, दूसरे वाले को 6 महीने बाद वो अच्छा नहीं लगे जब आप दूसरे के पास जाते हो तो। और वो एग्री करें ना करें, 6 महीने में तो कंप्लीट नहीं कर सकता ना। ऐसे में होगा तो 6 महीने तक मैं किसी से काम ना कराऊं जो 7th सेमेस्टर में मेरे साथ है, तो किसी और के पास जाएंगे। और सामने वाले क्यों एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपने 6 महीने तो कुछ किया ही नहीं, तो वो आपको मानेंगे नहीं, फिर आप फंस जाओगे। इसलिए याद रखना आपका सुपरवाइजर दोनों सेमेस्टर के लिए सेम हो, तो सोच समझ कर प्लस जो टॉपिक चूज करोगे ये टॉपिक आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए। इंटरेस्ट का होने का मतलब है जब आप रिसर्च करते हो तो बहुत चीजें आपको लगातार देखनी होती है जिससे कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसा होता है, आपको लगेगा मैं टाइम वेस्ट कर रहा या मैं टाइम वेस्ट कर रही, तो इस माइंडसेट से आप तभी बच सकते हो जब आपको उस काम करने में मजा आता है। जैसे आपको मान लो क्रिकेट के बारे में बहुत रुचि है, सो आप क्रिकेट से रिलेटेड कुछ भी आप रिसर्च टाइप का करते हो, कुछ भी फाइंडिंग्स करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो उससे कुछ आपको फायदा नहीं मिल रहा, विराट कोहली के लिए कुछ निकल नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको क्रिकेट के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आउटपुट निकल कर आ रहा, सो यू वुड बी टेम्पटेड टू लर्न मोर। ओके, सो ये चीज ध्यान रखना, टॉपिक जो होना चाहिए वो आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए, ताकि आप उसको झेल पाओ, कहने का मतलब। और यही टॉपिक किसी से मिलता जुलता आप इन फ्यूचर रिसर्च के लिए यूज कर सकते हो, मे बी पीएचडी के लिए। ओके, अब इसके बाद आपका टाइमलाइन क्या होता है, किसी भी रिसर्च को आप करते हो तो आपका सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन के पहले आप टॉपिक जो डिसाइड करते हो आप किसी इंटरेस्ट के कारण, और यहाँ पे देखते हो कि आपको इस टॉपिक के चूज करने का क्या रीजन था, दैट यू कॉल्ड मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब है आपने उस टॉपिक को क्यों चूज किया, यानी कि रेलिवेंस ऑफ द टॉपिक प्लस व्हाट एवर द रिसर्च गैप्स यू हैव। तो रिसर्च गैप्स के लिए आपके पास लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू का मतलब है, लिटरेचर मतलब अलग अलग आप रिसर्च पेपर्स को पढ़ेंगे और उनका रिव्यू करेंगे।
अब रिव्यू करने का मतलब ये नहीं कि आप उनको जज कर रहे हो कि उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, वो मतलब नहीं है। आप इतने कैपेबल भी नहीं हो, ठीक है। कोई भी इतना कैपेबल नहीं है कि किसी और का काम सिर्फ बताते रहे। वो काम तब होता है जब पेपर के लिए आप पीयर रिव्यू करते हो, तो उस समय वो फाइंडिंग चेक की जाती है। आप क्या करोगे, इस लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या होता है कि आप जो टॉपिक लिए हो, इस टॉपिक के लिए उन्होंने क्या क्या बातें बोली है, कौन सा मेथोडोलॉजी यूज किया, क्या चीज आपके काम का है, और क्या चीज उन्होंने नहीं किया है जो आप करना चाहते हो। दैट मीन्स रिसर्च गैप। आपको क्या करना है, रिसर्च गैप ढूंढना है। मतलब क्या चीजें नहीं हुई है ताकि मैं उस पर काम कर पाऊं, कुछ एडिशन कर पाऊं। क्योंकि रिसर्च का मतलब होता है कुछ आप ऐड कर पाओ। आप ऐड नहीं करोगे तो क्या फायदा है, आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। इसी में आता है आपका मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में क्या होगा, आप बताओगे कौन कौन से मेथड्स यूज कर। उस मेथड को यूज करने के लिए आप कुछ हो सकता है डेटा यूज करो, इकोनोमेट्रिक टूल्स यूज करोगे। आर एस डेटा आप लोगों ने देखा भी है, किया भी है, फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपके पास कोर्सेस में थे। ऑल्दो आपको आता ना के बराबर, वो मैं जानता हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेटा और डेटा सोर्सेस को जानना है। और जो भी आपके इकोनोमेट्रिक टूल्स हैं, उन इकोनोमेट्रिक टूल्स को आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो। बहुत सारी फ्री में भी है, कुछ पेड है। आप कोर्सेस उनके देख सकते हो, सीख सकते हो, जान सकते हो। इसके बाद क्या होता है, आपका फाइंडिंग्स, जो कि रिसर्च की फाइंडिंग्स कहलाती है। और इसी से आएगा आपका रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। और इसी डिस्कशन से आप निकालोगे कंक्लूजन। ओके, सो दिस इज द थिंग। ये आपका टोटल चीज है। इंट्रोडक्शन में आप रिसर्च क्वेश्चन भी बनाओ। रिसर्च क्वेश्चंस का मतलब हुआ जो चीजें आपको फाइंड करनी है। मतलब आप क्या जानना चाहते हो आप अपने इस टॉपिक से। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया इंडियन गुड्स पे। सो यू वांट टू चेक वेदर द tariffs will affect the Indian exporters by say 10% या 0%, या मान लो एक्सपोर्टर्स के वैल्यू पे ना देख करके कल्चरल टाइप का देखना चाहते हो, क्वालिटेटिव स्टडी करना, कुछ इस तरह का आप सिनेरियो बना सकते, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक पॉलिसी का इंपैक्ट चेक कर, ठीक है। सो ये कहानी आप देख सकते हो। या अगर आप एग्रीकल्चर पे देखना चाहते हो तो आप देखोगे कि मेज की प्रोडक्टिविटी है, मान लो, तो मेज की प्रोडक्टिविटी बिहार में ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू से झारखंड से यूपी, ऐसा क्यों। तो ये आपको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, आप दोनों जगह का रिसर्च करोगे। रिसर्च में आप डेटा उठाओगे, उसके बाद डेटा उठाने के बाद आपको पता चला कि हाँ हकीकत में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। फिर उसके बाद आप फाइंडिंग करने जाओगे कि अच्छा ऐसा है तो क्यों है, कौन कौन से सीड्स यूज करते हैं, क्या फर्टिलाइजर का रेट है, वाटर की कितनी उन्हें अवेलेबिलिटी है, क्या फार्मर्स ज़्यादा जानते हैं बिहार में एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, या कुछ और रीजन, या मिट्टी का रीजन है दैट इज सॉइल। सो ये सारी रीजन आप फाइंड करोगे, उसके बाद आपका कंक्रीट एक रिसर्च बने, ठीक है। अब इन रिसर्च को बनाने के बाद आप पेपर्स पब्लिश कराओगे। लेकिन पहले दिया हुआ था कि आप रिसर्च भी बना लो और उसके बाद में आप पब्लिश भी करा लो 1 साल के अंदर में, जो कि टोटली फ्रॉड वाली बातें थी। या तो आप गलत तरीके से छपवाओगे या तो आप छपवा ही नहीं सकते 1 साल, ठीक है। कितना भी लो ग्रेड का आप जर्नल में कोशिश करो, ठीक है, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि रिसर्च टाइम कंज्यूमिंग है। पता नहीं यूजीसी ने ऐसी मूर्खता क्यों की थी, ऐसे मूर्खता, क्योंकि उनको इतना सेंस नहीं था कि भाई 1 साल में रिसर्च हो जाए उतना ही बहुत है, बच्चे डिजिटेशन लिख ले उतना ही बहुत है। अंडरग्रेड के बच्चे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करा ले, वो भी अंडरग्रेड के टीचर्स के साथ, जिन टीचर्स ने
अभी तक खुद ही ना पीएचडी की है, ना रिसर्च एक्सपीरियंस है, ना कुछ है, जिनको खुद ही रिसर्च का नहीं पता, उनके साथ आप पेपर 1 साल में रिसर्च भी कर लो और पेपर भी पब्लिश करा लो, वाह। सो ऐसी ऐसी मूर्खता होती रहती है हमारे पॉलिसी डोमेन में, लेकिन वो आपका काम का नहीं, ठीक है। अभी वो नहीं है, अब क्या किया गया है, वाइवा होगा आपका, मतलब इन सारे रिसर्च पे आपका होगा वाइवा, और ये वाइवा जनरली 8th सेमेस्टर के बाद होना चाहिए, लेकिन हो सकता है आपके सुपरवाइजर या आपका डिपार्टमेंट 4th सेमेस्टर, सॉरी 7th सेमेस्टर के बाद भी वाइवा ले लें, कितना प्रोग्रेस आपका हुआ है उसके बेसिस पे। याद रखना, रिसर्च में आपकी जो सुपरवाइजर होंगे या आपके जो सुपरवाइजर होंगे, दैट पर्सन इज द डोमिनेंट पर्सन, मतलब उनके हाथ में ही सब कुछ है, नंबर वगैरह सब कुछ। और इसका वेटेज आपने देख ही रखा है, जो आपको ड्राफ्ट मिला होगा उसमें सबसे ज्यादा वेटेज अगर आप देखोगे कोर्सेज के कंपैरिजन में, तो कोर्सेज का डबल अमाउंट है इसमें आपका क्रेडिट में, ठीक है। सो ये टोटल सिनारियो हो गया। अब आप देखोगे कि जो फर्स्ट हाफ है लगभग यहाँ तक मेथोडोलॉजी या डेटा सोर्सेस के आसपास तक, प्लस कुछ अगर सर्वे है तो ये आपको 7th सेमेस्टर में करना है, ठीक। इसके बाद जो लास्ट के फाइंडिंग्स कंक्लूजन्स वगैरह हैं, तो ये सारे जो लास्ट के हैं ये 8th सेमेस्टर में करेंगे, जो लास्ट के फाइंडिंग्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, कंक्लूजन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वाइवा, ये सारे 8th सेमेस्टर का है। अगर आपको प्राइमरी सर्वे करने जाना है या आप सेकेंडरी डेटा उठाते हो, तो ये सारी काम, डेटा का सॉर्ट करना, कौन से डेटा लेना है, डेटा में कहीं मिस्टेक्स तो नहीं है, ये सारी चीजें जो करोगे आप 7th सेमेस्टर तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। सो दिस इज ऑल दैट यू हैव टू डू इन रिसर्च। अब मैं आता हूं, क्या हम आपको हेल्प करने के लिए कोई ऐसी प्रोग्राम लेकर आए हैं? यस, वी हैव द मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर 4th ईयर। अब इसमें क्या करेंगे हम, रिसर्च गाइडेंस देंगे। कितने टाइम के लिए रिसर्च गाइडेंस देंगे? पूरे 1 साल के लिए। इसके अलावा हम क्या करेंगे, आपको सीयूईटी प्लस नेट दोनों एग्जाम्स के लिए आपको ना टेस्ट सीरीज देंगे ना कंटेंट देंगे, कुछ नहीं देंगे, लेकिन इसके लिए आपका मेंटरिंग करेंगे। ओके, सो वी विल मेंटर यू पर्सनली। अगर आपको पर्सनल कुछ दिक्कत आ रही है, आप किसी चीज में प्रोसीड नहीं कर पा रहे हो या छोटे छोटे डाउट्स हैं, वो हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट वी विल डू। सो इसमें हम क्या करेंगे, आपको स्मॉल डाउट्स मान लो, या आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, जैसे कि आप बोलोगे आपने सब कुछ पढ़ाई किया लेकिन एग्जाम में आपने परफॉर्म नहीं किया, समझ रहे हो, एग्जाम का फियर है, ऐसा क्यों है, तो उस पर हम लोग, हमारे पास सॉल्यूशन है, विथ आवर एक्सपीरियंस वी विल हेल्प यू टू रिजोल्व दैट इशू, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप हमसे हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा आप दोनों एग्जाम्स को कैसे टैकल करोगे ये भी नहीं पता है। नेट में एक पेपर 1 है, तो ये पेपर 1 अलग ही है, तो आपको उसके कैसे प्रोसीड करना है ये भी है। अगर आप हमारा फुल कोर्स लेना चाहते हो तो इसका भी फुल कोर्स है, इसका भी फुल कोर्स है अलग से, ठीक है। सो दिस इज ऑल दैट वी हैड। सो इनका प्रोग्राम का प्राइस है मेरा 4,999। कितने टाइम का है? पूरे 1 साल, मतलब अराउंड जून में जो एग्जाम होगा जून का, उस समय तक आप कभी भी हमसे मेंटरशिप ले सकते हो, कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो। आपने फैकल्टी प्रोफाइल्स देखी है, फैकल्टी प्रोफाइल से आप देख सकते हो सारे लोग रिसर्च वाले लोग, सबको रिसर्च का नॉलेज है, बातें समझ रहे हो। इन दैट केस we have the specialization in almost every domain of economics, so we will be a good help for you। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई जरूरत हो, इतना मिनिमल कॉस्ट है, इस पे तो आप आ ही सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी अगर मान लो किसी को फाइनेंशियली इश्यूज है तो हमें बताओ, वी विल ट्राई टू
रिजॉल्व योर कंसर्न। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे फिर भी 5,000 ही लेंगे, आपसे कुछ कम लिया जाएगा या आपसे कुछ और हेल्प हम ले लेंगे इन रिटर्न, और हमारी तरफ से आपको भी हेल्प दी जाएगी। ओके, दैट कैन बी म्यूचुअल थिंग। ठीक है, सो दिस इज ऑल दैट आई हैड टू डिस्कस फॉर द स्टूडेंट्स हु हैड कंप्लीटेड देयर 3 years in new national education policy. Okay, take care, bye bye.